आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के लव बर्ड्स की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर के पास बने गार्डन में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने सफ़ेद बालों का भी ख्याल नहीं है। अब इस उम्र में उन्हें यह शोभा देता है क्या? नमिता अपने ससुराल के समाचार अपनी माँ को बता रही थी। तभी सास अश्विनी उदास मन से रसोई में आई। सास ने बहू की सारी बातें सुन ली थी। उसकी इन सभी बातों को नज़रअंदाज करके सास ने मसाले वाली चाय बनाई। एक कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति के लिए लेकर आई। बहू ने यह सब देखा और अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। अब यह रोज का एक क्रम बन गया था। अश्विनी अब बिना किसी की परवाह किए रोज अपनी मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपना अधिकतर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काम करके बिता दी थी, इसलिए अब बची कुची जिंदगी वह दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। आनंद निवास बंगले जैसा 2 मंजिला घर। पति पत्नी दोनों ने बड़ी मेहनत से इस घर को बनाया था। अश्विनी जी ने बड़े प्यार से घर के सामने उस गार्डन को बनाया था और वहाँ पर कई फूलों के पौधे और बेलें उगाई थी। उनके उगाए चंपा, मोगरा, गुलाब, जसवंती ऐसे दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। अश्विनी जी अलग अलग मौसम में अलग अलग सब्जियां भी अपने गार्डन में उगाया करती थी। रसोई के लिए धनिया, पुदीना और मेथी उन्हें कभी भी बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती थी। इतने सालों तक काम की भागदौड़ में नरोत्तम जी कभी भी इस जगह का आनंद नहीं ले पाए थे। लेकिन अब उनका पूरा समय इसी जगह बीतता था। अश्विनी जी के कहने पर ही नरोत्तम जी झूला लाए थे, जो अब उन दोनों को एक साथ ज़्यादा सुखमय समय बिताने का जरिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी जरूरी चीज़ों की और सभी सुख सुविधाओं की चीज़ों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उसके साथ रहने वाली सास अब ज़्यादा समय अपने पति को देने लगी थी। अपने सास ससुर को ताना मारने का एक भी मौका नमिता नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपने दिमाग में उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती थी। एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक साजिश भी रची। नरेन, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? उसने अपने पति से कहा। सुझाव तो अच्छा है, लेकिन कार के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? एक ही तो छोटा सा गैराज है, जहाँ एक ही गाड़ी के लिए जगह है। नरेन ने चिंता वाले स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वह गार्डन है ना, जहाँ आजकल 2 लव बर्ड अपना डेरा जमाए बैठे हैं। नमिता ने पति की तरफ नजरें तिरछी करते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो, नरेन ने पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन सच तो यह था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना रखा था। अगले दिन नरेन अपने पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का बड़ा मन है कि एक बड़ी कार ले ली जाए। पर बेटा, हमारे पास तो पहले से एक गाड़ी है ना, दूसरी लेने की क्या ज़रूरत है? और हम उसे रखेंगे कहाँ? नरोत्तम जी ने कहा। पिताजी, इसी गार्डन में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। नमिता को तो इस गार्डन की वैसे भी कुछ नहीं पड़ी है, और माँ भी भला कब तक इस गार्डन का ख्याल रख पाएंगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि सभी पेड़ पौधों को काट कर यहाँ एक गैराज बना लिया जाए। नरेन ने अपना सुझाव बताया। दूर खड़ी अश्विनी जी यह सब सुन रही थी। यह सब सुनकर मानो उनका दिल ही बैठ गया। नरोत्तम जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा। क्या पिताजी, इसमें मम्मी से क्या पूछना? आप दोनों तो किसी के बारे में सोचते ही नहीं हो। दिन भर झूले पर बैठे रहते हो, बिना 4 लोगों के बारे में सोचे। अब नमिता घर में है, छोटे बच्चे भी हैं घर में, और आने जाने वाले लोग भी तो आपको कैसे कैसे देखते हैं। आप किसी के बारे में नहीं सोचते। नरेन थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। अंदर से नमिता की बड़बड़ भी चालू थी।
नरोत्तम जी कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन नरोत्तम जी और अश्विनी जी के गले से निवाला नहीं उतरा। वे पूरी रात सो भी नहीं पाए। लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से नरोत्तम जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नरोत्तम जी खुद रसोई में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन अश्विनी जी इतनी निराश थी कि वह आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधे को पानी डालने नहीं गई। पूरा दिन तो बड़े ही नॉर्मल तरीके से गुजरा, लेकिन शाम को नरेन की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने घर के आगे घर भाड़े पर देना है का बोर्ड पढ़ा। नरेन ने कहा, पापा माना कि घर बड़ा है, पर इसका मतलब यह थोड़ी है कि हम उसे भाड़े पर दे दें। बेटा, अगले महीने से मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं, वही इस घर में भाड़े पर रहेंगे। नरोत्तम जी ने कहा, लेकिन वह कहाँ रहेंगे? नरेन ने अपनी शंका भरी नजरों से सवाल किया। घर के उसी हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, नरोत्तम जी ने कड़क आवाज में कहा। और हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज से नरेन ने पूछा। देखो बेटा, मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। अपने लिए कोई नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। तुम्हें वहाँ तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और हमें हमारी उम्र के लोगों का। फिर तुम भी सुखी और हम भी। पापा, लगता है आप तो नाराज हो गए। कल मैंने जो कहा था, मेरा वह मतलब नहीं था। नरेन ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें यह एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखने में क्यों प्रॉब्लम होती है? यह घर, यह गार्डन, यह पेड़ पौधे इस बात के गवाह हैं कि तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और ख़ासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है। इसलिए इस गार्डन पर मुझसे और तुमसे ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है, और मैं इन सब को तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। नरोत्तम जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा। जाने अनजाने हम हमेशा यह गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे हिसाब से जीवन जिए। ऐसा करवाने के लिए हम उन पर अपने विचार थोपने लगते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है, और जब उन्हें अपने हिसाब की ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है, तब हम उनका साथ देने की बजाय उनके विरोधी बन जाते हैं।